हेलो, तो मेरा नाम शिया है और आज हम एक छोटू सा प्यारा सा टॉपिक करेंगे जो है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेनली दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब ये क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम कोई एसेट खरीदते हैं या कोई एग्जिस्टिंग एसेट, हमारे पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग एसेट है, उसको इम्प्रूव करते हैं। अब इम्प्रूव करने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई ख़राब चीज़ हो गई आपके और आप उससे रिपेयर करवा रहे हो। रिपेयर्स करवाने से वो जो उसकी परफॉर्मेंस है ना, वो उतनी ही रहेगी, वो इम्प्रूव नहीं होगी। तो इसीलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेनली वो अमाउंट, वो खर्चा या वो लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि उधारी में भी तो हो सकता है ना। लाइबिलिटी जो हमें बिजनेस को देनी पड़ती है फॉर acquiring of assets or to improve the performance of existing ones, ठीक है। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लो कि हमने कोई गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, या कोई सर्विसेज ली है, मेनली इसीलिए क्योंकि हमें रिवेन्यू अर्न करना है, हमें अपना बिजनेस धंधा चलाना है, तो इसीलिए वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है सारा। तो यहाँ पे वो अमाउंट या वही लाइबिलिटी जो बिजनेस को देनी पड़ती है फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अर्न रिवेन्यू। ओके, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली इससे हम ये होता है नॉन रिकरिंग नेचर का। नॉन रिकरिंग नेचर मतलब कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई एसेट खरीदी है, जैसे कि कोई बिल्डिंग खरीदी है, तो हम हर महीने एक नई बिल्डिंग नहीं खरीदेंगे ना, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए ये बार बार नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई गाड़ी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई शौक चल रहा है कि हर महीने एक गाड़ी ले ले, तो नहीं। वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो ज़्यादा बार बार नहीं होते हैं, और इसीलिए हमें ये पता चलता है कि जो इनका बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक महीने तो नहीं चलेगी ना गाड़ी, तो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा आपका बेनिफिट। और यही जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो खर्चे होते हैं ना, वो हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं कि हमें इनको बार बार करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसे अभी एक महीने की दे रहे हो फिर वो आपके ऐसे ही फ्री में काम करता रहे। नहीं, आपको अगर उसकी सर्विसेज चाहिए तो आपको उसे बार बार हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप कोई रेंट की बिल्डिंग पे अगर अपना बिजनेस चला रहे हो तो आपको हर महीने रेंट भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये रिकरिंग नेचर का होता है कि बार बार होता है, और जो इसका बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने सैलरी और रेंट के बारे में बात की थी, तो ये एक महीने का ही चलता है, तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे इसके, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। ओके, और अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम मेनली इसीलिए करते हैं कि हम बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सके। जैसे हमने कोई मशीन खरीदी है, अब हमने मशीन इसी पर्पस से खरीदी होगी ना कि शायद हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, कि या तो हमारा बिजनेस और अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वो होती है ना,
वो क्या होती है कि ये मेंटेन करने में हेल्प करती है हमारी अर्निंग कैपेसिटी। कैसे, क्या मतलब कि अब हम कोई रेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारी किराए की बिल्डिंग है तो क्या हम बिना रेंट दिए उसमें हम अपना बिजनेस कर पाएंगे? क्या हम गुड्स परचेज करे बिना अपना बिजनेस चला पाएंगे? या क्या हम अपने वर्कर्स को सैलरी दिए बिना अपना बिजनेस या अपने उनकी सर्विसेज दे पाएंगे? तो ये नहीं बोल सकते कि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रही है, बट हम ये बोलते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो खर्चे होते हैं वो हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ओके, और ये इनका खर्चा हमें साल के जो एंड में होता है ना, क्योंकि हम इसमें एसेट्स खरीदते हैं और एसेट्स को इम्प्रूव करते हैं, तो हमें ये साल के लास्ट में एसेट साइड पे दिखती हैं, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमें ये एसेट साइड पे दिखती है बैलेंस शीट के। और रेवेन्यू नेचर के जो खर्चे होते हैं वो हमें या तो ट्रेडिंग में दिख जाएंगे, ट्रेडिंग में इसीलिए क्योंकि हम परचेजेस भी करते हैं ना, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेंगे। और जो बाकी जैसे रेंट है, आपका सैलरी है, या फिर बिजली पानी के खर्चे हैं, वो सारे कहाँ दिखेंगे? P&L अकाउंट में। तो ये डेबिट साइड में दिखते हैं ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो यही है इसके डिफरेंसेस। तो आई होप आपको समझ आया हो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे एक्सपेंडिचर का तीसरा टाइप भी होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी का ही एक और टाइप होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसीलिए क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से चलते हैं, इसका बहुत एक कॉमन एग्जांपल है जो कि एडवर्टीजमेंट्स है। तो अगर आप कोई एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रहे हो, 5 लाख आपने अभी कर रही है एक्सपेंडिचर पे खर्चा, तो वो क्या होता है ना, वो आपका एक ही साल में आपका सारा वो खर्चा नहीं लिखा जाता बैलेंस शीट में, वो लास्ट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पे दिखता है। ठीक है, वो एक ही साल में सारा नहीं लिखा जाता क्योंकि उसके खर्चे हमें लॉन्ग टाइम के लिए हर साल मिलते हैं, इसीलिए तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो होता है। थैंक यू।